ये तालियां इसलिए क्योंकि इस समय के सबसे ज्यादा मौजू विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए यहां इकट्ठे हैं। जब संशय में आधा भारत है, जब सड़क से सोशल मीडिया तक महाभारत है, जब विमर्श है कि आखिर सवर्णों का हमदर्द कौन है, सवर्णों का हमदर्द कौन है, तो सवाल उठता है कि इन सबके बीच राजनीति क्यों मौन है। जब कैंपस में अगड़े पिछड़े में बटेगा इंडिया, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। मैं उसी खबर की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र इस वक्त हर घर में है, हर कॉलेज दफ्तर में है, सड़क चौराहे पर है। यूजीसी के नए नियम, क्या ये नियम वाकई सामाजिक सुधार के लिए हैं या समाज के लिए यही नियम नई समस्या हैं? क्या इन नियमों के केंद्र में कोई राजनीति है या राजनीति के केंद्र में अब ये नियम आ रहे हैं? हमारे साथ जो मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वो भी इस विषय के संदर्भ में इसको पूरी तरह समझने के बाद अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश कुमार जुड़ रहे हैं जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं, गंगा सहाय मीना भी जेएनयू में प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ यहां इस चर्चा में शामिल हैं संजीव कौशिक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। मेरे साथ अब निजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अमिताभ सिन्हा साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, सूरज पालामू अध्यक्ष हैं करणी सेना के। आप सभी का बहुत स्वागत। और मेरे साथ है जनता जनार्दन, वो पीढ़ी जिसके लिए ये प्रोविजन किया गया है, वो भी मेरे साथ यहां मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जरा ये देखिए यूजीसी का ये नियम, यूजीसी का ये नया नियम, आपको मालूम है असल में 2012 में ही एक रेगुलेशन लेकर आया गया था यूजीसी की तरफ से, लेकिन जो ये नया नियम लाया गया, ये नया नियम उसी 2012 के नियम को एक तरीके से रिप्लेस करता है और उसकी जगह ये नया नियम आता है। अब ये नया नियम लागू कब से हुआ? ये नया नियम नोटिफाई हुआ 13 जनवरी 2026 से। पहले और अब में जो बड़ा फर्क है वो क्या है और विवाद क्या है? सवर्ण छात्रों को आरोपी की तरह देखा जा रहा है। क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या उनको फप्तियां नहीं कसी जाती, ताने नहीं मारे जाते? क्या उनके साथ एट्रोसिटीज नहीं होती? क्या यहां अगर किसी की शिकायत मान लीजिए गलत पाई गई, तो गलत शिकायत पाए जाने पर सजा का प्रावधान कहां गया? ड्राफ्ट में भेदभाव की परिभाषा तय, क्या है भेदभाव, भेदभाव की परिभाषा क्या होगी और क्या सवर्ण छात्रों के भविष्य को लेकर खतरा है? कमेटी में सवर्ण छात्रों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जा सकता था? यह बात मैं आपसे प्रवेश जी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि स्पिरिट इसकी जो भी हो, ये एक बड़ी गुंजाइश छोड़ी गई है जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं? क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेशन का जनरल का रिटर्न में? नहीं, रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। जो 10 लोगों की मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो होगा। उसके बाद उसमें एक महिला है, एक दिव्यांग है और 2 एनजीओ सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं और 2 छात्र हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 7 लोगों की गुंजाइश है। जो सामान्य वर्ग की आप बात कर रहे हैं उसमें 7 लोगों की गुंजाइश है कि 7 लोग जो है वो सामान्य वर्ग से होंगे और 3 लोग अपरिहार्य नहीं है सर, वो अनुसूचित जाति अपरिहार्य नहीं है। लिखने में समस्या क्या थी? मैं कह रहा हूं इसको एसेंशियल करने में समस्या क्या? बात को पूरी तरह से मान रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को हालांकि लिखने की आवश्यकता उसमें दिख नहीं रही है, बड़ी गुंजाइश है और इसी को लेकर आपत्ति है। आमू साहब देखिएगा, जो श्री 1008 श्री दिग्विजय सिंह जी ने ये जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिन्होंने ये पूरा खाका तैयार किया, उनके दिमाग में एक कीड़ा था कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को इस जाल में फंसाया जाए, और उन्होंने ऐसा खाका बुना। आपने कहा कि ना लिखा क्यों नहीं? उन्होंने लिखने की जहमत नहीं उठाई, कारण वो चाहते थे देश के अंदर जो छात्र। आमू साहब कोई सुझाव दे, एक सेकंड सर, सुझाव दे और कोई नियम बनाए। इसमें दोषी आप सुझाव देने वाले को क्यों करार दे रहे हैं? मैं इसमें कह रहा हूं कि लागू करने वाला शिक्षा मंत्री है। एचआरडी मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, या तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, या फिर वो चाहते हैं देश के अंदर इस प्रकार का। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो कहा है, मैं आश्वस्त करता हूं कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। कौन पूछता है भैया शिक्षा मंत्री को? आपने बीज बो दिया। आज हजारों लाखों छात्र सड़कों पर है। क्या शिक्षा मंत्री को दिखता नहीं है क्या? क्या शिक्षा मंत्री इस कानून को वापस लेगा क्या? क्या शिक्षा मंत्री जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने की गारंटी देगा क्या? शिक्षा मंत्री ने बीज बोया है और बीज बोया यूजीसी के माध्यम से। कौशिक साहब, आपकी निगाह में
ये क्या वाकई जैसा फुल प्रूफ बनाया जाना चाहिए था वैसा नहीं बना, या इसमें स्पिरिट ही असल में भेदभाव की है? देखिए दिनेश भाई, निश्चित तौर पे देश में समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार सबको होना ही चाहिए। ये मामला रोहित वेमुल्ला और पल्लवी पटेल जो थी, पायल तड़वी सॉरी उनके माता के द्वारा उठाया गया था और ये दोनों गुजर चुके थे। लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई। यूजीसी को जो उच्च शिक्षण संस्थानों से जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर 2019-20 में 173 इस तरह के केस आए थे, 2021 में 182, 2022 में 186 और 2023 में 241। मतलब ये कि ये 24 तक आते आते 378, मतलब कि 118 रोक रहा हूं आपको। 118% की बढ़ोतरी, कमाल की बात है सर। 118% सर, कमाल की कैलकुलेशन है बहुत। ग्रेजुएशन 30% बच्चे आज के डेट में करते हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की बात कर ले तो 2-3% के आसपास में बच्चे जाते हैं वहां पे। निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं वो भयावह है, लेकिन क्या सरकार ईमानदारी से इस पर काम कर पाई है? मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने जानबूझ के रार पैदा करने के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि आप बताइए कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या मेरे सर पे चल के आपको अधिकार मिलना चाहिए? बोल दो ना, मैं यही तो बोल रहा हूं ना, बोल दीजिएगा। किसी एक वर्ग को दबा के यदि आप समानता का अधिकार, ठीक है, इसको लेकर आगे जाता हूं। मतलब क्या आप निजेश जी, एक डिस्क्रिमिनेशन को सही करने के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्या आपके हिसाब से? दिनेश जी, पहली बात तो ये कि मसला राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है और पहले से कानून है, ये भी बात तय है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भेदभाव होता है शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में तो उसके लिए ऑलरेडी कमेटी है। महिलाओं के लिए आईसीसी बनी हुई है हर संस्थान में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ऑलरेडी है। अगर किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति के साथ कुछ होती है, उसके लाइसेंस अफसर होते हैं, वो उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लगातार जो शिकायतें आई हैं वो इसी तरीके से आई हैं। ये पूरा जो सिर्फ जो लोगों में जिस बात को लेकर के एक कहना चाहिए विरोध है वो इस बात का है और इस बात के प्रमाण है। एक कानून बना था दहेज के बारे में, आज सब कहते हैं कि उस कानून का मिसयूज होता है। वकील जब डाइवोर्स लेना होता है या कुछ और बनाना होता है कहता है ये भी जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं। होती है ऐसी। नहीं, अब निजेश जी आप एक लाइन में पहले ये बताइए, आप इसके पक्ष में विरोध में? मैं यही कह रहा हूं, एग्जैक्टली कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई जो व्यक्तिगत रूप से स्कोर सेटल करने की कोशिश करेगा उसके लिए क्या प्रावधान है। बात ये इस पूरे प्रकरण में ऐसा नहीं है कि कोई सवर्ण समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अगर अपना पर्सनल, यहां पर आजकल तो दिल्ली में रोड रेज के ऊपर एक वहां पे गोली चल जाती है, तो व्यक्तिगत रूप से स्कोर सेटल करने के लिए अगर कोई व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करता है, उस झूठी कंप्लेंट करने पर उसने अपना स्कोर तो सेटल कर लिया। जिस व्यक्ति का करियर खराब हुआ वो तो हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जिसने झूठी कंप्लेंट की उसके लिए क्या है वो होना चाहिए। और ये उस समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उससे समाज बदनाम होता है। और किसानों के मुद्दे पर संजीदगी और गंभीरता के साथ आवाज उठाने वाले राकेश टिकैत यूजीसी के मसले पर भी मुखर हैं और हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है। इस नए रेगुलेशन पर आपका टेक क्या है? देखो, हमें ये है कि आपस में पहले देश को धार्मिक उसमें बांटा, अब ये जातियों में बटेगा और जातियों में लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे और दूसरे जो इशू होंगे देश के, जो बड़े इशू है, जो ज्वाइंट इशू है, उनसे ध्यान एक तरफ हट जाएगा और इस पर चला जाएगा कि कोई जातियाँ कहेंगी कि जी मेरे पक्ष में है, कोई कहेगी जी मेरे खिलाफ हो गया, तो इसी में उलझे रहेंगे। हमारे संगठन में भी बवाल हो रहा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष पंडित जी है और बड़े हमारे महासचिव है राष्ट्रीय वे ठाकुर साहब है। राकेश जी, लेकिन इसी में ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ये बात तब भी छिड़ी थी जब 1989 में SC/ST एक्ट लेकर आई थी सरकार। तब भी ये कहा गया था कि ये तो आपस में भेदभाव को और बढ़ावा देगी, लेकिन असल में तो ये समता बनाने के लिए, समाज में जो हिस्टोरिकली भेदभाव चला आ रहा था उसको समाप्त करने के लिए लाया गया। अब इसमें OBC को भी लाया जा रहा है, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो उन लोगों का यूनिवर्स बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें ये उल्टा डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो गया आपकी निगाहों में? नहीं, ठीक है। आप यहाँ मुजफ्फरनगर में ही ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज को देखो, उनके क्या हालात है। और आप गजरोले की जो बेल्ट है उसमें एक चौहान जाति है, वे ठाकुर हैं सब,
और हालात उनकी ऐसी से भी खराब है, तो आर्थिक आधार पर कर देते इसको। भाई जो कमजोर है, ईडब्ल्यूएस है इसमें शामिल है, आर्थिक आधार पर भी है। एक अच्छा इसका रिजल्ट ले लेना क्या रहेगा, 1 साल में एक दूसरे के खिलाफ बहुत मुकदमे होंगे। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी। आप कह रहे हैं कि आपने पूछा तो हमने बताया, तो ये कहना है राकेश टिकैत जी का। लेकिन समग्रता में क्या कहते हैं वो लोग जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं और पाले के दूसरी तरफ खड़े हुए लोग क्या कहते हैं, उस तरफ लेकर चलते हैं आप। अगर दो नहीं सर, एक बात ये बताइए कि क्या किसी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, इस वजह से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? दुरुपयोग किसी भी बात का हो सकता है, परमाणु बम का भी दुरुपयोग हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें वो प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई झूठी शपथ कर रहा है, किसी ने अगर झूठी शिकायत की तो प्यूनिटिव प्रोविजंस उसके लिए क्यों नहीं है? गंगा साहब मीना जी, देखिए, इस नियम को सही संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। पहले से एक पर्याप्त मैकेनिज्म नहीं है और ये सिर्फ दंडात्मक नहीं है। आप इसको समझिए, इसमें इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि जब से विद्यार्थी का एडमिशन हो तब से लेकर उसको सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाया जाए। हम बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं एक दूसरे के बारे में। जब कैंपसेज में आते हैं, वो जाति के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, जेंडर के आधार पे हो सकता है, क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, या किसी की विकलांगता के आधार पे हो सकता है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के। उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन है उसमें कि हम सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाएं बच्चों को, कि उनके अंदर आपस में एक दूसरे के बारे में कोई भेदभाव की भावना ना हो। ये उस उद्देश्य से लाया गया है। और इसके बाद भी कोई विद्यार्थी किसी के साथ में भेदभाव करता है, कोई उत्पीड़न करता है, ये मुझे ना, आप ये बताइए, आप ये बात कह रहे हैं पूर्वाग्रह लेकर हम आते हैं, उन पूर्वाग्रहों को दूर किए जाने की जरूरत है। क्या यह पूर्वाग्रह सवर्ण के खिलाफ नहीं हो सकता? सामान्य वर्ग के खिलाफ ये पूर्वाग्रह लेकर कोई नहीं आ सकता क्या? देखिए, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सवर्णों के साथ ही हमेशा उनको ही दंड दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। और समिति में सवर्ण का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? आप उसमें सवर्ण का प्रतिनिधित्व उनको आरोपी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? आर्थिक रूप से पिछड़े, क्या वो सवर्ण नहीं है? उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, उद्देश्य में लिखा हुआ है, अंदर में लिखा हुआ है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। एससी, एसटी, ओबी के साथ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी यहाँ लिखा जा सकता है, तो उसमें जनरल क्यों नहीं लिखा जा सकता? आप उसको सही संदर्भ में समझना नहीं चाहते। वीकर सेक्शन तो एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है। देखिए, इसका एक संदर्भ है, क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि अब तक के सारे साक्ष्य ये बताते हैं कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी से आने वाले छात्र ही आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से। ये ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा हुआ है। और नहीं, लेकिन आप जब ये बातें कह रहे हैं, एक सेकंड लाइन में क्या इस समाज ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे इस समाज ने नहीं सुने? क्या इस समाज ने अगड़ा, पंडित, ठाकुर, बनिया छोड़ बाकी सब DS4, क्या ये नारे नहीं सुने? तो सर, अगर सवर्ण प्रताड़ित होता है तो वो कहां जाएगा सर? अमिताभ सर। दिनेश जी, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके सारे लोगों से और आपसे भी कि हिंदू समाज बंटने के कगार पर है, भारतीय समाज बंटने के कगार पर है। हम बांटने को कितना कम कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो हम और आप कर सकते हैं वो सवर्ण और पिछड़ा अगड़ा ना करें। हम सामान्य कैटेगरी है और दूसरे जो हैं वो विशेष कैटेगरी हैं, क्योंकि उन लोगों को सारी सुविधाएं वो विशेष हैं। सवर्ण से ना एक बांट पर समाज में बढ़ता है। मैं हमेशा करता हूं, हर फोरम से बोलता हूं। अब सवर्ण नहीं होकर यदि वो जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के प्रयोग से ही अपने आप में एक मानसिकता बनती है कि नहीं, ये जनरल है या ये स्पेशल है। अब मैं आता हूँ विषय पे। देखिए, आपने जो कहा बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें कानूनी पक्ष पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो इंश्योर करता है कि सबको बराबर मिले अधिकार। अब ये जो नाम है इस कमेटी का, मैं उस पर जाता हूँ। यहाँ इक्वलिटी नहीं, एक्विटी है। अब देखिए, एक्विटी का मतलब क्या है कि भागीदारी। अब मैं यही नहीं समझ रहा हूँ कि भागीदारी यदि ये वो है तो भागीदारी तो सबों की होनी चाहिए। इक्वलिटी होता तो चलो ठीक है भाई, जैसा हमारे मित्र ने कहा कि वहाँ सिर्फ जो स्पेशल कैटेगरी है उन्हीं का कंप्लेंट होता है, जो जनरल कैटेगरी है उनका कंप्लेंट नहीं होता है। तो भागीदारी जो है वो बढ़ने के लिए मुझे क्या भागीदारी बढ़ाओगे? दूसरी बात मैं यहाँ पर प्रश्न ये करना चाहता हूँ, जैसे बहुत से हमारे मित्रों ने कहा कि प्यूनिटिव एक्शन जो है वो होगा तो उससे जो डेटरेंस क्रिएट होगा, लोग जाएंगे, वो डरेंगे जाके कंप्लेंट करने से। मैं उनको एक डाटा देना चाहता हूँ आप लोगों की जानकारी में। खुद अभी चर्चा में आई बात कि 178% का जंप हुआ है, 118%, क्षमा चाहता हूँ,
118% का जम हुआ है कंप्लेंट में 2020-21 से 24-25 में। बहुत अच्छी बात है, कंप्लेंट हुआ है। और वो किस में? 2012 के संदर्भ में, जब वहाँ 2012 में प्यूनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्रवाई झूठे आरोप के लिए तय था। तब जब इतनी बड़ी है शिकायतें, तो आप यदि उसको लागू कर दोगे, इसमें भी बहुत सारी डेफिनेशंस उसमें डाली गई हैं कि दरअसल में क्या है, किसी का प्रताड़ना क्या है, किसी के सर, एक सामान्य आदमी जब पढ़ता है ना ड्राफ्ट को, या जो रेगुलेशन लाया जाता है, और जब एक वकील साहब पढ़ते हैं आपके जैसे, तो इसमें फर्क होता है सर। हमारी समझ और आपकी टेक्निकलिटीज की समझ में फर्क होता है। मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर एक सवर्ण को ये लगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सामान्य कह देता हूं, अगर सामान्य के साथ ये हुआ कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो किसके पास जाएगा, क्या कहां गुहार लगाएगा? मैं बता रहा हूं ना, मुझे थोड़ा सा बोलिए 1.5 मिनट का समय दे दीजिए बस। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मुझे इंटरप्शन होगा तो मैं फ्लो ना बोलिए। मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्यवाही की प्रावधान है उसमें, तो उससे कोई डेटरेंस क्रिएट नहीं होगा, वहां से अवरोध नहीं होगा। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो उस प्रावधान के बावजूद 118% के जम के साथ शिकायतें हुई हैं, और यदि गलत हो रहा है तो उसको निश्चित रुकना चाहिए, क्योंकि भारत जो है कानून का राज्य है, यहाँ समानता सबों को मिलनी चाहिए। मैं इस बात को बहुत दृढ़ता से मानता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि यदि वो दंडात्मक कार्रवाई यानी प्यूनिटिव एक्शन की व्यवस्था यदि बन जाए, उसमें जो चूक है, मैं मानता हूँ कि ये सरकार बहुत समझदार है, और ये भी मानता हूं कि इस सरकार के पास ये ध्यान है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। तो ये जो है, ये इसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि छोटी सी चूक है, आप दंडात्मक कार्यवाही की प्रावधान लगा दें उसमें, और उसके अलावा यदि बाकी के चीज़ों में कि उसमें जो सामान्य वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व तो है या नहीं है, उसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बना दीजिए, जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं समाज के, वो आके राय दें। यदि ऐसा लगता है कि बहुमत चाहता है कि उनको भी डाला जाए तो डाल दीजिए। क्या ऐसा होना चाहिए? अब जरा गंगा साहब मीना, क्या उस तरीके में ये ज्यादा फुल प्रूफ होगा? मेरे ख्याल से ये अलग से इसलिए नहीं लिखा गया कि जो सारे आंकड़े बताते हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन है, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर कौन है। गलत बात है। फिर वही नहीं मीना जी, मैं इस पे विरोध करता हूं। जाति में मत बांटो समाज को। ये गलत तरीका है। वाइस चांसलर अच्छा, एक बात पे तो बताने लगते हो। नहीं, इसका मतलब है आप जुडिशरी की भी बताओ। ना मैं नहीं मानूंगा। दिनेश जी, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, खतरनाक प्रवृत्ति है। आप इस चीज को भूल जाओ। आप क्या कहते हो कि जो पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सामान्य वर्ग का है और विशेष वर्ग का है? शर्म आनी चाहिए आपको। समाज को बांट रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, ये एक पॉलिटिकल आरोप तो है जिसकी बात ये कर रहे हैं। पॉलिटिकल, अरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग कहते रहे हैं कि एक खास संगठन का सब जगह पर कब्जा होता जा रहा है। अधिकार है बोलने का, उनके पास देश का राष्ट्रपति कौन है? उनके पास अधिकार है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपति कौन है भाई? एक बात जोड़ना चाहता हूं। गलत बात है। कौन है? आप ये बड़े पदों पे विश्वविद्यालय नहीं चलाता, वाइस चांसलर कौन है? आपका देश का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय नहीं चलाता, देश का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय नहीं चलाता। देश का राष्ट्रपति कितने राष्ट्रपति है? कितने राष्ट्रपति है? कितने राष्ट्रपति है? चांसलर की कितने राष्ट्रपति है अब तक? राष्ट्रपति बताओ ना। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। राष्ट्रपति कौन है? कौन सी जाति का है? कितने हैं? अरे वो तो कितना एनर्जी। दिनेश जी, एक बात कहना चाहता हूं। मीना साहब, देखिए, इस तरीके से 118% जस्टिफाई किया जा रहा है। वैसे अगर आप ये पूछेंगे कितने राष्ट्रपति हैं, तो 100% राष्ट्रपति वो है जो मोदी कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर 173 से 378 118% है, तो एक राष्ट्रपति पद के लिए एक राष्ट्रपति का इस समय होना वो है 100% है। पहली बात तो ये कि अगर नियम को हम ठीक से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ दंडात्मक नहीं है, उसमें सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने की बात है। और दूसरी बात, जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि काश इतने लोग जातिवाद का विरोध करने करो। जातिवाद तो बढ़ाते रहेंगे, और अगर कोई समानता के लिए कानून आएगा तो उसका विरोध करेंगे। तो अगर जातिवाद का सब लोग विरोध करेंगे तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता नहीं। सर, मेरा ये सवाल है कि SC और ST वालों को पहले से प्रोटेक्शन प्राप्त है, अगर OBC वालों को अभी प्रोटेक्शन मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आमू साहब जवाब दीजिए। SC ST वालों को तो प्रोटेक्शन पहले से था, OBC को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। प्रोटेक्शन वाले वो भी भेदभाव का शिकार। प्रधानमंत्री चाय वाला है, OBC समाज का है। देश का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से
प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप हमारे भाई हो, बच्चे हो। ओबीसी दिनेश जी, पहले जनरल मुझे समय कैटेगरी में दीजिए, था, आपको ओबीसी में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन्होंने ओबीसी को जानबूझकर इस यूजीसी के नियम में बेटा डाला है बच्चों को बांटने के लिए। प्रवेश चौधरी, दिनेश जी, आ रहा हूं। दिनेश जी, बच्चों आप भी सुनो। आज से 61 साल पहले हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, ये मंत्र इस देश की धरती पे हुआ था। आज 61 साल बाद फिर कहना पड़ रहा है एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं। क्यों कहना पड़ रहा है? मंडल और क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, सुनिए, अरे सुनना सीखो यार। अरे परवेश, इसलिए कहना पड़ रहा है शमशान की बात कर रहे हैं? कैंपस हो या समाज हो, व्यवस्था में कालिक है, दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उत्पीड़न होता है। चाहिए। आप सोचिए, एक समय मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे, देश का राजा कह रहे थे, विश्व का राजा कह रहे थे। आज यही लोग क्या कह रहे हैं? तेली तमोली हिंदुत्व के खिलाफ हो, हिंदू परिषद के हिंदुद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, आप रामद्रोही हो, हम लोग आप समरसता के विरोधी शमशान हो, अलग से चाहिए, समरसता के विरोधी हो, आपको शमशान अलग से चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो करणी सेना, आपको शमशान अलग से, आपको शमशान अलग से, आपका हिंदू परिषद की बात चाहिए। इन बच्चों के करोगे क्या? इनके मन में जहर पैदा कर रहे हो। एक ओबीसी के व्यक्ति पर एक दिव्यांग कोई करता है तो किस समय कमेटी में जाएगा? वो दोनों उसी के आरक्षित वर्ग के दोनों। इसलिए बात ये सिर्फ इतनी सी बात है, और पूरे देश में इस बात पर कोई किसी तरीके का अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, और जो समझ में आएगी कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है व्यक्तिगत अपना स्कोर सेटल करने के बाद, किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने कहा मैं अभी कंप्लेंट करता हूं जाकर के इसको सभा से, और ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उसके लिए क्या इस कमेटी में या इस पूरे संजीव कौशिक, ठीक है, आपके सवाल का जवाब संजीव कौशिक। देखिए, पहले आप लोगों को समझना होगा कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। सरकार की नीयत यही है कि पिछले 15 सालों से 80% और 20% करके वो सत्ता में रही। अब फिर वही फीसदी की बात कर रही है वो। क्या 20 कौन है? लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब वो हम लोग 20% जो सरकार ये कहती थी कि जो बटेंगे वो कटेंगे, अब खानों में बांटने का प्रयास कर रही है। ठीक, मेरा ये सवाल है कि जो आप बात बोल रहे हैं कि जनरल कास्ट वालों का ये मानना है कि उनके बाप दादा की जो गलती हुई थी उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, पर जो SC, ST, OBC और अदर कास्ट है उनके तो बाप दादा के जमाने से हम भुगतते हुए आ रहे हैं। आप पहले जब वोट करने के लिए आते हो, आप तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो कि सब इक्वल होने चाहिए। अब जब सबको इक्वल किया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? मैं एक बात, सर मैं आप ही के पास लेके आऊंगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर एक पर्टिकुलर मामले में कहा जाता है कि गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, अगर यह कहा जाता है तो किसी की गलती अगर पहले रही होगी तो आज की पीढ़ियों को उसको भुगतान क्यों होना चाहिए, ये मानते हुए कि पहले ये हुआ था तो आज ये मैं गंगा साहब मीना जी से जानना चाहता हूं। गंगा साहब मीना जी, एक सेकंड। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मुझे एक ताजा प्रसंग में, एक फील्ड वर्क के लिए अभी उदयपुर गया। जो लोग जानते होंगे, आप सर वहां से आते हैं तो आप जानते होंगे कि वहां पे एक राणा पूजा हॉस्टल है, और वो जो TAD के ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के फंड से बनाया गया है आदिवासी बच्चों के लिए। लेकिन उसमें स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा बच्चे उसमें सवर्ण जातियों के, जो आदिवासियों को पीट करके भगा देते हैं वहां से। सवर्ण क्या होता है भैया मीना जी? ऊंची जातियों के जो आदिवासी, आप जाकर के देखिए, और ये बच्चों ने लिखित रूप से शिकायत दी है, स्थानीय प्रशासन को शिकायत दी है, स्थानीय सांसद को शिकायत दी है। आप जाकर के राणा पूजा हॉस्टल को देख लीजिए सर। उन बच्चों को इस कानून की जरूरत है, ये कानून उनको बचाएगा। अमिताभ सिन्हा जी एक बात कह रहे हैं कि ये सवर्ण वाले नजरिए से बाहर अगर गंगा साहब मीना भी नहीं आएंगे तो क्या नजरिए में ही डिस्क्रिमिनेशन है? उसको सामान्य वर्ग कहो, सवर्ण मत कहो। उन्होंने ये बात टोका था, उन्होंने कहा सवर्ण का इस्तेमाल क्यों करा? अमिताभ सिन्हा जी, एक सेकंड, अमिताभ सिन्हा जी, एक सेकंड, दिनेश जी आपसे हुई है बात, अमिताभ जी। देखिए दिनेश जी, यहाँ ये जो मीना जैसे लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इन्वर्टेड कॉमा के, ये जब ऐसी मानसिकता में हैं जो कहते हैं कि बड़े पदों पे जो सामान्य वर्ग है, यानी इनके हिसाब से सवर्ण है, और जो पीछे पिछड़ा है वो नहीं है, तो वो पढ़ाते क्या होंगे? ये यही तो जहर पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को। शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, अब मैं बात पे कर रहा हूं दोबारा अपने विषय पे। देखिए, मतलब हम सामाजिक न्याय की बात करें तो क्लास की बात करें, क्लास की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें तो जो आप जहर घोलते हो। मैं इतना, अब मैं आता हूं विषय पे, सुन लो। अपने टर्न में बोलना, आप अपने टर्न में बोलना। आप कहां पढ़ाते हो? JNU, DU में, जहां भी JNU का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मत बोलो वहां क्या होता है।
दूसरी बात, आप सब लोग प्रोफेसर हो गए अपने अपने बिरादरी के बावजूद, तो मैं यही कह रहा हूं कि हाँ असमानता है, लेकिन जैसा अभी कहा कि बाबर ने किया तो जुम्मन का घर क्यों जले, तो 1000 साल से मुसलमानों ने अत्याचार किया, तो आज तो पूरा हिंदू समाज नहीं कर रहा है कि मुझे आप बचाव करो। लेकिन इतना सुन लो, एक मिनट धैर्य रखो, मेरा इतना ही कहना है, इतना मैं ही। तो अभी की बात बता रहा हूँ, राणा पूजा हॉस्टल अभी है, इसी साल का सर्वे है, इसी साल का सर्वे है। यार प्रोफेसर सुन लो, यदि ये 2012 के कानून के हिसाब से जो प्रोविजन था, आप कर सकते थे कंप्लेंट, अब क्यों उस समय क्यों नहीं हुआ, अब क्यों होगा, इसमें फर्क क्या है? दूसरी बात, मैंने जो कहा कि यदि दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखने के बावजूद पहले नहीं हुआ तो अब हटाने से क्या होगा? और लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि देखो, ऐसी सिचुएशन में यदि आप तोड़ने की व्यवस्था करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा हिंदू समाज का। तोड़ने की व्यवस्था मत करो, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सवाल यह है, अपनी जयसी नहीं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। अरे सर, बड़ी बात यह है, अपनी जयसी के पास अगर अमिताभ जी ये कह रहे हैं तो अपनी जयसी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आ रहा हूं सूरजपाल जी, इसके बाद फौरन बाद आपके पास आऊंगा, कि ये एक है तो सेफ है कहने वाली सरकार कैसे कर सकती है अगर ये तोड़ने वाली बात है तो? दिनेश जी, मैं बाकी किसी भी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं यहां सब जो आप लोग बैठे हैं सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति इस न्याय के मंदिर में अगर कोई झूठी शपथ लेकर के झूठी शिकायत करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो किसी भी होनी चाहिए किसी भी वर्ग से हो, वो होनी चाहिए, किसी भी वर्ग, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई झूठी शिकायत करके अपने वर्ग का, उस आरक्षण का फायदा उठा करके किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को या किसी के भी अपना प्रोविजन है, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है सूरजपाल मुझे, ओके, 15 दिन में खारिज होने का, एक सेकंड, आ रहा हूं 15 दिन में खारिज हो सकती है, उसका प्रावधान है, 15 दिन में कंप्लेंट खारिज हो सकती है, फिर आप लोकपाल में जा सकते हो, पुलिस की रिकमेंडेशन हो सकती है कि समझ लीजिए। देखिए कंफ्यूजन क्या है, इस पे मेरा जवाब ये जो आया है इसमें आप समझ लेना एक चीज की भ्रम क्या है, ये कोई निगरानी करने वाले नहीं है आप लोगों की, ठीक है, ना कोई सजा देने की इसके पास उसके पास कोई अधिकार है, तो ये केवल उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद। दिनेश जी एक मिनट, आपकी बात की, आप जो कह रहे हैं ना करेगा, आप उसको चैलेंज करिए और दूसरा भी चैलेंज कर सकता है। प्रवेश जी, आप इसको थोड़ा और बता दीजिए, एक सेकंड, सूरजपाल मुझे एक सेकंड, एक बात बताइए प्रवेश जी, इसका जो नियम 8वां है और 8C वो क्या कहता है कि आखिरकार ये पुलिस को रेफर किया जाएगा? तो एक बात बताइए, अगर तो पुलिस को नहीं तो फिर ये क्या पोस्टमैन बनने के लिए बनाया गया? एक दूसरा मुझे ये बताइए कि पुलिस को ही जाना है तो SC/ST अधिनियम 1989 था, और तीसरा ये जो छात्र हैं सर, ये क्या कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी करते घूमेंगे? मैं बता रहा हूं, आप कोर्ट में जाओ बेटा, देखिए बेटा, सुनिए, नौकरी मत करो, आप सब बच्चियां हैं, आपके को एक राइट मिला हुआ ICC का, ICC में अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट देता है 10-12 दिन में उसकी इंक्वायरी होती है और उसके बाद जो फॉल्स कंप्लेंट होती है वो निरस्त हो जाती है। इसमें भी ये प्रोविजन है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप जो अपील करने वाला है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसको समझाते हैं, कोशिश करते हैं ना कंप्लीट हो, क्योंकि कमेटी जो है वो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि कमेटी ऑलरेडी उसको सॉल्व, मैं खुद मेंबर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, वो सॉल्व कर देती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको अपील में जाना, लोकपाल है आपके पास, पुलिस है आपके पास, मतलब अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता सर, आप सब जनरल लोग हैं, आप सब समझिए, और सबसे पहले ये 4-5 मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि सरकार की मंशा क्या है। सर जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाएगा तो फिर वो अदालतबाजी करता घूमे, ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अदालतबाजी करे। एक विष्णु तिवारी नाम का एक गरीब ब्राह्मण था उत्तर प्रदेश का, 20 साल जेल में रह के आया। जेल में गया, वो जो SC/ST एक्ट है उसके तहत उसके माँ बाप मर गए 20 साल में, उसके 2 भाई मर गए, और उसके जो सजा हुई पता क्या हुई, वो बेकसूर जेल से बाहर आ गया। उसके 20 साल गए, उसके माँ बाप गए, ऐसे बहुत सारे भाई गए, और उसको बेकसूर कोर्ट ने बोल दिया। वो व्यक्ति कहाँ जाए, और भी केसेस, वो व्यक्ति कहाँ जाए? ये प्रोफेसर आपको समझा रहे हैं। अरे प्रोफेसर साहब, कोई मर्डर के लिए समझाओ, जो क्षत्रियवाद से आजादी मांगते हैं, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, जो आतंकवाद से, अरे कमाल करते हो। कानून का दुरुपयोग होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता, इसीलिए दलितों का अपमान ये कहते हैं, हजारों साल इनके ऊपर जुल्म हुए। वो बाबर वाली बात के प्रोफेसर में समझते हैं, बाबर ने गलती की तो घर किसका, जुम्मन का जले? नहीं, मैंने और परवेज ने बहुत राजनीति करी इस प्रकार की, परंतु जिन्होंने जुल्म किए
उनको सजा मिलनी चाहिए, परंतु जुल्म का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चों के भविष्य को खराब कर दो। बिल्कुल सही है, हम आपके साथ बच्चे को भविष्य खराब नहीं कर सकते। हम आपके साथ हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं, लेकिन आपने जब एक बात कही सूरजपाल, एक सेकंड, कानून तो होना प्रवेश जी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे तो सूरजपाल अमू जी ने एक बात कही, हाँ निवेदन करो, निवेदन करो। मतलब मैं एक बात समझना चाहता हूं सूरजपाल अमू जी, समाज में डिस्क्रिमिनेशन आपकी निगाहों में है कि नहीं है? कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानते हुए दूसरों को नीचा मानते हुए उनके साथ विभेद करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मायावती के दिमाग में है, चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में है, ओवैसी के दिमाग में है, मतलब समाज में नहीं है। हम भारतीय लोगों के दिमाग में नहीं है। मेरे देश का राष्ट्रपति जो है, अरे समाज में नहीं है, से है, समाज में नहीं है। मोदी जी इन को बच्चों के कितनी बीच गालियां दे दी अभी आप में 5 दिन के अंदर। इन छात्रों को नहीं पता इन कि इनका 5 कौन दिनों दुश्मन है में कौन आपने दोस्त है। नरेंद्र मोदी इनके देश के सारे सहपाठी सूरजपाल अमू जी एक बड़ा विनम्र सवाल आपसे, आपको समाज के सारे वर्गों की चिंता होती तो करणी सेना सिर्फ क्षत्रियों का रिप्रेजेंटेशन क्यों करती? गलत। सूरजपाल अम्मू वाल्मीकि के घर का खाना खाता है। सूरजपाल अम्मू एक अनुसूचित जाति के मित्र के हर फंक्शन में जाता, उसके घर के अंदर बैठता है, मेरी मित्रता है। तो क्या हो गया फिर? लेकिन ये आपको ये जो बताना पड़ रहा है, अरे अगर मैं अपने मित्र के घर जाकर खाना खाता हूँ, मैं उसकी जाति क्यों बताऊंगा कि मेरा मित्र वाल्मीकि है? आपने जाति बता दी, यही विभेद है, यही जातिवाद है। मैंने आपने कहा मैं जिसके घर खाना खाता हूँ वाल्मीकि है, ये जाति नहीं। लेकिन एक बात बताइए, फिर अगर सूरजपाल अमू गलत कर रहे हैं तो फिर कानून भी तो जाति के आधार पर ही देख रहा है, वो क्या जाति हटाकर देख रहा है? मतलब जाति इतनी बड़ी सच्चाई है कि जब आप कहेंगे जाति नहीं तो असल में उसका मतलब होता है जाति नहीं। क्या ये मतलब होता है मीना जी? बिल्कुल, सच्चाई ये है कि भारत के समाज में हम चाहे ना चाहें जाति विद्यमान है और उसको स्वीकार करके ही उसका हल निकाल सकते हैं। हम स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति है, जाति के आधार पर भेदभाव है, और जब इस बात को स्वीकार करेंगे तभी इसका समाधान निकाल पाएंगे। ठीक करो, जेएनयू को ठीक करो, जहां पर फसलें बो रहे हो ना आप, जो आप स्वीकार कर लीजिए समाज में जाति है। अब इसमें दलित आदिवासी पिछड़े पड़ने आने लग गए, दलित आदिवासी पिछड़े पड़ने आने लगे, हम बोलने लग गए तो आपको दिक्कत होने लग गई है। दूसरी तरफ इसको जरा अमू साहब और आप लोगों की परमिशन से अमिताभ जी मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या असल में इसके पीछे राजनीति है जो सब कुछ हो रहा है? पहले जातिगत जनगणना की बात, अब ये इसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन का लिखित नहीं होना, ये सब क्या कोई गोल शिफ्टिंग हो रही है? वोट बैंक के लिए हो रहा है क्या? देखिए दिनेश जी, ये मैं राजनीति पे अभी चर्चा नहीं करने की स्थिति में हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये संवेदनशील है, देश और हिंदू समाज के हित में नहीं है। मैं इतना ही बस अंतिम कहूँगा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, इसमें काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि प्रोविजन तो है, आप यदि कानून गलत तो इस्तेमाल करेंगे तो आप कोर्ट में जाके, जो आजकल भारतीय न्याय संहिता का 356, चुप रहो भाई प्रोफेसर, चुप रहो, 356 चुप नहीं रहेगा। 356 अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। साथ में वो भी मत करिए, समर्थन मत दीजिए। 356 BNS जो है वो कहता है कि क्रिमिनल, ये आपराधिक और दीवानी यानी सिविल और क्रिमिनल लिबेल एंड डिफेमेशन है। लेकिन मान लीजिए कि एक कैंपस की राजनीति, मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कॉलेज का 4 साल रहा, वहाँ का प्रमुख। मुझे ये बताइए कि यदि कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है और मेधावी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड क्रीड एंड जेंडर, अब वो लगभग टॉप करने वाला है, उसी समय परीक्षा के 5 दिन पहले उस पर कंप्लेंट हो जाता है, और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति देखिए, क्या वो कोर्ट दौड़ेगा, क्या पुलिस को जाएगा? और मान लिया कि जो कमिटी है उसने 15 दिन के अपने डेडलाइन में उसको बता भी दिया कि तुम दोष मुक्त हो, उसके बाद उसका जो इलेक्शन, जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है उसकी परीक्षा में, वो कितना इफेक्ट होगा? ये बड़ी बात है और दूसरी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रवेश चौधरी जी, और मैं खत्म कर, एक सेकंड कर रहा हूं। ये लोग उनकी बात पूरी हो जाने सुनिए, मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं, ये लोग क्या आजकल पढ़ाने गए हैं। मैं इतना ही कर रहा हूं कि जो जेएनयू में जो ब्राह्मण से आजादी, क्षत्रिय से आजादी, वो रोक पाए हैं क्या? वो गलत है, ये नहीं रोक पाए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले किसी मेधावी छात्र के ऊपर कंप्लेंट हो जाए तो वो क्या करेगा? वो बेशक झूठी कंप्लेंट हो, क्या उसका दिमाग पढ़ाई से हटकर इस सब में नहीं चले जाएगा और क्या उसका भविष्य चौपट नहीं हो जाएगा? दिनेश जी देखिए बच्चों, विश्वविद्यालय या कॉलेज एक परिवार के रूप में काम करता है।
कई बारी कंप्लेंट आती है, मैं क्योंकि रहा हूं उसमें, वार्डन अभी भी हॉस्टल का मैं भी वार्डन रहा हूं यार, बार-बार ठीक है। बोल रहे हो। अरे आप जब रहे हैं कुछ नहीं कर पाए, हमने बहुत कुछ कर दिया। बिना वजह अपने को आप कुछ नहीं कर पाए जेल में। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज मुद्दे पर रहिए। हेलो, आप कुछ नहीं कर पाए, हमने किया, हमने पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। अब सुन लीजिए, सीनियर के पर्सनल कैसे नहीं। विश्वविद्यालय एक सर, परिवार प्लीज, के रूप में सर, काम प्लीज। करता है। कई बारी कंप्लेंट आ जाती है एग्जामिनेशन के टाइम पे अरे आ वो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसे में क्या होता है अमित से बात कि कर। उस कंप्लेंट को रोका जाता है, उसको एग्जाम दिया जाता है। ऐसा नेचुरली होता है, अरे तो एक्ट ऐसा कर लीजिए। होता है। अरे तुम इसलिए आतंकवाद से कोई आजादी दुश्मन नहीं दीजिए, है। कराओ ना आतंकवाद से समझना आजादी। बच्चों, अरे कोई सुन दुश्मन लो। नहीं है, अरे- छात्र भी दुश्मन अरे नहीं ज्ञानी है महोदय, और सुन शिक्षक भी लीजिए। दुश्मन नहीं है। उसमें टाइमलाइन बहुत तय सारे है। आपके लिए अफसोस विधान नहीं होते हैं। बाप रे बाप, ये तो इसलिए कुछ इतना पढ़ के ही नहीं strict आया मत यार। मानिए। दिनेश जी, ये कुछ नहीं इजली पढ़ा है। दिनेश जी, उस- अरे यूनिवर्सिटी चुप रहिए, चलती आपको है, कुछ नहीं पता, पारिवारिक पढ़िए। संवेदना के साथ आप यूनिवर्सिटी वो- चलती है। आप वो जो आप ये- समझ लेना। सुनिए, रमेश चौधरी जी, UGC का जो रमेश चौधरी जी, टाइम लाइन है इसमें, तब टाइमलाइन का समय है। 15 दिन के अंदर होना है। 7 दिन में आपको उसको वो कर लेना है। बोलते हो लेकिन प्रोफेसर। 15 सर, आप कह रहे हैं मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति नहीं, बनती है तो उसको मेधावी छात्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी परिवार के रूप में काम करती है। है का अगर परिवार किसी है। ने नहीं, नहीं, आप लोगों को समय दे रहे हो यार। दिनेश जी, ऐसा होता टाइमलाइन है, दिनेश उसको साहब, समझ ऐसा नहीं नहीं रहे हो। होता है। अब यहाँ हमको ऐसा हमारे को दिनेश भी जी देखो नेचुरल नहीं, नहीं, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अब हम तीनों ये 30% में आते हैं। नहीं, मैं तो उस सवाल की तरफ जा रहा हूं कि क्या जो चीज नजर नहीं आ रही है, एक सेकंड, ये तमाम केस इन पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ। तमाम तरह के केस इन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे इसकी मैक्रो पिक्चर पर जाना चाहता हूं। स्टूडेंट के कि हित क्या में ही सोचता है जानबूझकर ये राजनीति की जा रही है, क्या जानबूझकर ये गोल शिफ्टिंग है, क्या SC ST OBC के तौर पर एक वोट बैंक दिखाई दे रहा है, जनरल का 15% मायने नहीं रख रहा है, क्या इसलिए यह किया जा रहा है? अब नीचे जी, अब नीचे जी। दिनेश जी, मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं कि जिसको राजनीति करनी करे। ये 80 और 20 वाली राजनीति जो कह रहे थे, वो 80 और 20 वाली कोई राजनीति नहीं है। बड़ी बात, थोड़ी साफ सी बात है, बिल्कुल दिमाग से निकाले। जिनके दिमाग में 80-20 बसा हुआ है, वो उसी तरीके से उसको करते हैं। बात यह है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह गाइडलाइंस बनी है। ये तो बड़ी साफ सी बात है ना, किसी राजनीतिक दल ने, सरकार ने अपने मर्जी से नहीं बनाई है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक फॉल्स, जो रोहित वेमुला के बारे में कहा गया कि एससी था, जो उसने पत्र लिखा, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा। उस पत्र को पढ़िए, आप लोग जरूर पढ़िए, कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि जाति के कारण मेरे से भेदभाव हुआ। सिर्फ इतनी सी बात आप बताइए ना, तीनों लोग यहाँ पर, कि जो झूठी कंप्लेंट करता है उसके खिलाफ एक्शन के आप हक में है कि नहीं है? हक में है जी, हक में हूं। बोल दीजिए, हक में हूं। देखिए, कोई सामने नहीं आएगा, बिल्कुल हक में कोई हूं। सामने नहीं आएगा, बस खत्म बात। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हक में हूं। दिनेश जी, इस मुद्दे पे यही बात सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आपने एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने मानी है कि जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब मैं इसे, लेकिन संजीव कौशिक क्या कह रहे हैं? हाँ। इस मुद्दे पर समाज 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो कहता है कि नहीं, ये कानून सही है, और एक दूसरा पक्ष है जो कहता है बिल्कुल गलत है। एक तीसरा पक्ष भी है जो कहता है कि निश्चित तौर पे समाज में भेदभाव है। हमने अपनी आंखों से देखा है, 2 पीढ़ी पहले देखा है, दरवाजे पर चप्पल पहन के आने की हिम्मत नहीं होती थी। वो परिस्थितियां बदल रही है, धीरे धीरे बदलेंगी भी। लेकिन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी में तो सर ये बात बदलनी चाहिए, सर ये बदलनी चाहिए, लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन का जवाब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके बदले में ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चे आके हमें तमाचा मार के जाए। सरकार ये बात नहीं समझती थी क्या कि किस बात को लेकर के, किस कानून को लेकर के इस तरह के विवाद पैदा होंगे? ये विवाद यदि सरकार खत्म करना चाहती, इस पर राग नहीं पैदा करना चाहती, 2-4 लाइन और। ठीक है, तो इसी में यही सवाल, सूरजपाल अमू, लेकिन उसको क्या ये राजनीति से प्रेरित होकर जनरल को, सामान्य को फॉर ग्रांटेड लेकर लिया गया, जानबूझकर डेलिबरेटली लिया गया फैसला है? सूरजपाल अमू साहब। दिग्विजय सिंह जो महान शख्सियत है देश की, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक ऐसा बीज बोया है, ये जो कांग्रेस के समर्थक कौशिक साहब, सर दिग्विजय सिंह ने कोई बीज नहीं बोया है। सुनो भैया, बोलने दो। सर यूजीसी ने, अरे यूजीसी ने नियम बनाए, सर यूजीसी ने नियम बनाए, आप अपनी सुविधा से उधर चले जाते हैं। यूजीसी ने नियम बनाए सर, दिग्विजय सिंह ने नहीं बनाए हैं। सरकार जानबूझ के इस कानून को लाती है, जिससे हमारा आप लड़ रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप दिग्विजय सिंह पे अटके रहे हैं। तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ का है राहुल? तारीफ से क्या मतलब है? आप कानून के बारे में बोलिए ना, कानून में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए। सूरजपाल अमू साहब, जिन दिग्विजय सिंह का आप ले रहे हैं, उन्हीं ने ये रिकमेंडेशन दिया कि ओबीसी को भी शामिल कर दिया। नहीं, तो आपको आपत्ति है कैसे? नहीं, आपत्ति, अरे ऐसे बिल को तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? ओबीसी को शामिल करने से आपत्ति है? ऐसे बिल को, ऐसे नियम को नहीं लागू होना चाहिए। आप कह रहे हैं
आप कह रहे हैं समाज में भेदभाव नहीं है, ओबीसी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों ओबीसी? क्यों ओबीसी हमारे भाई नहीं है क्या? हमारे कौन सा अलग? तो एससी एसटी आपके भाई नहीं है क्या? एक बात रुकिएगा, वो हमारे हैं ना, सर पे बिठा रखा है। एक बात सुनिएगा, एनएसयूआई ने कल समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, लालू प्रसाद के परिवार ने समर्थन किया। अरे विपक्ष को तो बैठे बैठाए परवेज भाई ये थाली में सजा कर दे दिया, क्यों परेशान हो रहे हो? ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये सुन लीजिएगा, साजिश में आप फंस गए हो लोग। परवेश ये लागू नहीं होगा, साजिश है। ये मंडल कमंडल साजिश में आप फंस गए हो। इसका शीर्षक है मंडल कुछ इस नहीं है। कार्यक्रम का शीर्षक है एक और सवाल लूंगा, आप में से कौन तैयार है? ये लागू नहीं होगा, जी एक सवाल और, जी एक लाइन। ऐसा है छात्र शक्ति राष्ट्र एक सवाल और, सवाल इन बच्चों का सुनिए सर, अपने में मत लगे रहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। सर मेरा सवाल है कि यूजीसी के द्वारा बार बार नियम बदलने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा? सभी वर्गों के बच्चों के लिए, सभी वर्ग के बच्चों के बीच में बार बार नियमों के बदले जाने से कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है क्या? मैं सवाल का जवाब कौन देगा आप में से? गंगा साहमीना। मैं बीज बोने वालों से जवाब मांग रहे हैं, बताओ। हाँ गंगा साहमीना। ये जो बार बार बनाने वाले तो आप ही लोग हैं कानून। तो एक जवाब दूंगा और एक लाइन और जोड़ रहा हूं उसमें। बार बार जिस पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर उसके अध्यक्ष है, लेकिन उसके 30 सांसद सदस्य हैं। 30 सांसद एक संवैधानिक बॉडी है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया और जिसमें 30 में से 16 बीजेपी के सांसद हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे सभी सांसद ये मानते हैं कि समाज में एक जातिवाद है, जातिवाद के आधार पर भेदभाव होता है कैंपसेज में। अब मैं इस बच्चे के सवाल पे आता हूँ कि देखो बच्चों, हाँ ये जो कानून लाया गया है इसलिए लाया गया है जिससे कैंपसों में किसी के साथ भेदभाव ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पहली पीढ़ी पहली बार वो कैंपसेज में आए हैं, पहली बार कैंपसेज में आए हैं, तो उनको अगले 15 सेकंड में समाप्त कीजिए सर। उनको सहज महसूस हो, पढ़ सके, उनको साथ कोई भेदभाव उत्पीड़न ना हो, भेदभाव उत्पीड़न ना हो। सवाल यही है कि भेदभाव उत्पीड़न ना हो, आदर्श रूप में तो बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन क्या कार्य रूप में जब यह परिणित हो रहा है, जब इसको प्रायोगिक तौर पर देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या यही दवाई मर्ज को और बढ़ा देने वाली? और सबसे बड़ा सवाल अपनी जैसी मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपसे भी अमिताभ जी कि क्या कमंडलवादों ने मंडल वाला पासा फेंकना शुरू कर दिया है? अवनीश जी मैं एक बात बड़ी साफ से कहूं, आपने देखिए राजनीति को लेकर आज दबा ली है बात। नहीं मैं तो साफ, और अमिताभ जी ने भी दबा ली है। नहीं मैंने तो कहा ये बात, मैंने कहा कि कमंडल और मंडल की बात नहीं है इसमें आप एक बात बताइए कि ये जो है सवर्ण लोग हैं सामने, संजीव कौशिक जी वो उस साइड खड़े हैं और यहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, इसलिए जाति का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ पे न्याय का है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, राजनीति को लेकर सवाल पूछा था। अमिताभ जी सिर्फ एक पुनर्विचार याचिका आपके पास डालता हूं, आपको इसमें राजनीति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? राजनीति यदि दिख रही होती या है तो खतरनाक है जो लोग 80-20 की बात करें। घटिया खुल के बोलिए, खुल के बोलिए सर, खुल के बोलिए। राजनीति है तो है। अब मैं भी आपको गुरु बोलूंगा। अरे राहुल गांधी ने नहीं सर, कहने वाले कि खुल के बोलिए, बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने, चलिए अब इसको यहाँ विराम। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, ये जो 80-20 की बात कर रहे हैं ना, ये खतरनाक है। 20 भी यदि है और यदि वो जागृत हो गया तो जो जेनजी का पूरे दुनिया में जो आजकल ये खतरनाक है। इसलिए एक सेलेक्ट कमेटी बना के डाल दे कि उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए। सिर्फ इतने से नहीं काम चलेगा सर, आपने जो बात कही है इसको इलेबोरेट कीजिए। अगर ये राजनीति है तो खतरनाक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। किस तरीके से? इसमें यदि कोई भी ऐसी चीज हो, कोई कदम हो जो बगैर सोचे हो, बहुत सावधानी के हो, तो ये एक वर्ग को उत्तेजित कर देगा। दिनेश भाई इसीलिए साजिश है ये। दिनेश जी साजिश ये मंडल वाली 1990 वाली। दिनेश जी ये छात्रों को सड़कों पर लाने की साजिश, आज भी यही हो रहा है। के भविष्य को खराब करने की साजिश, छात्रों के बीच में जातिगत भेदभाव पैदा करने की सबसे पहले तो आप इस तरफ आ जाइए, वरना फिर कहा जाएगा आप एनक्रोच करते हैं। आप अपने आप को विशेषाधिकार वाले मानते हैं। बिल्कुल आप मंडल के नीचे खड़े हो, आप मंडल के नीचे खड़े हो गए, कमंडल के नीचे खड़े हो जाइए, आप यहाँ खड़े हो गए। अच्छा इधर विरोधी पहले भी आइए, और आपके पूर्वज भी रहे हैं। सूरत पर यहाँ पर आपने एक बात देख लिया, राजनीति को लेकर एक्सप्लिसिटली अगर कोई बात कही गई है तो अमिताभ जी ने कही है, कितनी एक्सप्लिसिट है ये फैसला आप कीजिएगा। एक सच्चाई और बता दूं,
आपको यहां कोई भी राजनीतिक नुमाइंदा किसी पार्टी का नहीं दिख रहा होगा। यह संयोग नहीं है, राजनीतिक नुमाइंदे आ नहीं रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए, जब पूरे देश में इसको लेकर बवाल है। छात्र चाहते हैं कि इस पर जवाब मिलना चाहिए, राजनीतिक नुमाइंदों की तरफ से मिलना चाहिए, तो मेरे देश की संसद मौन है। सवाल यह भी है कि इस डिस्क्रिमिनेशन वाले मामले में जब जब कोशिशें की गई हैं, तो जब जब दवा दी गई, तो क्या यह मर्ज और बढ़ता गया? एक है तो सेफ है कि बात इस देश में जब की जाती है, तो क्या एक दूजे से ही हम अनसेफ होने लगे हैं, इस तरह के प्रोविजंस होने लगे हैं? ये तमाम सवाल आपके सामने थे, इनका जवाब आपको मिला होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं जाति धीरे धीरे चली जाएगी, या जाति है कि जाति नहीं, यही सच्चाई रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।